नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत मेरठ से आ रही खबर के साथ करेंगे। वहां पर बारातियों को लेकर जा रही एक बस पलट गई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला गया है। फरीदाबाद से बिजनौर जा रही थी बस। मवाना रोड पर डिवाइडर पर चढ़कर यह बस पलट गई और करीब 20 लोग जख्मी इस हादसे में। मेरठ से खबर, बाराती थे इस बस में और बस पलटी है। बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला गया है। फरीदाबाद से बिजनौर जा रही थी बस, बारातियों से भरी थी और ये हादसा हुआ मवाना रोड पर। डिवाइडर पर चढ़कर ये बस पलट गई। नतीजा ये कि 20 लोग जख्मी। फिर इस बस के शीशों को तोड़ा गया और यात्रियों को बाहर निकाला गया। 20 लोग जो इसमें सवार थे वो जख्मी बताए जा रहे। ये बड़ी अपडेट मेरठ से इस वक्त हमारे पास। एक और हादसा हुआ है। इससे पहले भी जो हादसे हुए हमने आपको दिखाए आगरा और हाथरस में। ये ताजा खबर मेरठ से। तो जैसे कि मैं आपको बता रहे थे कि अन्य जगहों पर भी हादसे हुए हैं, उसमें जिंदगियां खत्म हुई हैं। हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जो दो अलग अलग हादसों की हैं। 5 जिंदगियां ले ली इन हादसों ने। आगरा में हादसे में वहां 2 लोगों की मौत हुई और हाथरस में हादसे में 3 लोगों की जान गई। 2 तस्वीरें। हाथरस में ट्रक और कार की टक्कर हो गई, 3 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से जख्मी। आगरा में टैंकर और बस के बीच टक्कर हो गई और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। सुबह सुबह आज 2 हादसे। एक और हादसे की खबर उन्नाव से मिल रही है। वहां पर सड़क हादसा हुआ है और इसमें थाना प्रभारी की मौत की खबर आ रही है। सीतापुर के सकरन थाना के प्रभारी मनीष सिंह की मौत की खबर आ रही है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर हुई है। कार सवार दरोगा की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी और थाना प्रभारी मनीष सिंह की अफसोसनाक मौत। सीतापुर के थाना प्रभारी। एक और हादसा, एक और जान गई और यहां जो जान गई है वो थाना प्रभारी मनीष सिंह की जान गई। दरोगा की मौत की खबर। अगली खबर प्रयागराज से है। यहां के मांडा थाना इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों अपराधी बीते 13 अक्टूबर को बरहा कला में जनसेवा संचालक के हुए लूटकांड के आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस को देखकर अपराधियों ने वहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में अपराधियों के पैर में गोली लग गई और फिर पुलिस ने अपराधी सौरभ मिश्रा उर्फ आकाश पयासी और मोनू भारती को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट के 34,500 रुपए कैश, 2 अवैध हथियार, 1 कारतूस और 1 बाइक जब्त की। फिलहाल पुलिस की गोली से घायल अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। एक और बड़ी खबर, कौशांबी में पूर्व प्रधान की बेटी की लाश मिली है घर में और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटों के निशान भी मिले। बेटी का शव मिलने पर पूर्व प्रधान के परिवार से पूछताछ की जा रही है। महेवा घाट थाना इलाके के मुबारकपुर का यह सारा मामला है। कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान। बेटी का शव मिला और घर से मिला है। अब पूछताछ कर रही है पुलिस पूर्व प्रधान के परिवार से। जमकर पीटा है उन्होंने टोल कर्मचारी को, टोल सुपरवाइजर को। और यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में एच्छर चौकी इलाके का यह सारा मामला है। कार में इन बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बदमाश हथियारों से लैस थे। इन्होंने टोल सुपरवाइजर को जमकर पीटा है और देखिए कार की क्या हालत कर दी तोड़फोड़ करके। ग्रेटर नोएडा के एच्छर चौकी इलाके का यह सारा मामला। बुलंद हौसले इन बदमाशों के। और अब बात गोला उपचुनाव की, जहां सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। तो सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो चुके हैं।
बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और आज शाम 6 बजे तक वहां पर वोट डाले जाएंगे। भाजपा के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच में मुकाबला है। 4 घंटे पूरे यहां पर मतदान के सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, अभी तक जारी है निर्बाध रूप से, तो 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वोट डालने का समय होगा शाम के 6 बजे तक। यानी शाम के 6 बजे तक अगर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंच गया है तो उसे मत डालने का अवसर दिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। गोला विधानसभा उपचुनाव का फैसला कर रहे हैं आज मतदाता। %10.09% मतदान सुबह 9 बजे तक। वैसे इसके बाद 2 घंटे और मतदान हो चुका है। बहुत जल्दी सुबह 11 बजे तक के भी आंकड़े हम आपको बताएंगे, जो आधिकारिक आंकड़े हैं। लेकिन सुबह 9 बजे तक 10% से ज़्यादा मतदान हुआ और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर यही रफ्तार रही मतदान की तो बेहतर आंकड़े अभी सुबह 11 बजे जो जारी होंगे उससे सामने आएंगे। बुजुर्ग और जो अक्षम मतदाता हैं, बहुत सक्षम नहीं है शरीर से, वो भी पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। मुस्लिम महिलाओं में भी ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है मतदान करने के लिए और ये वोटिंग हो पाएगी शाम के 6 बजे तक। यानी अगर गोला विधानसभा क्षेत्र में आप एबीपी गंगा देख रहे हैं तो हमारी आपसे अपील है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस मतदान में। और आइए अब आपको सीधा एक मतदान केंद्र पर लिए चलते हैं, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले से ही वो वहां पर नजर रखे हुए हैं और वो हमें बताएंगे कि सुबह 11 बजे की क्या तस्वीर है और अब तक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इस मतदान में नोटिस की है वो क्या है। विवेक। राजेंद्र, देखिए, मतदान बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और कहीं भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है छिटपुट समस्याओं को लेकर। लेकिन जो महिलाओं का उत्साह है वो हम देख रहे हैं और अच्छा उत्साह है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये जो महिलाएं आई हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वोट देके निकली हैं। कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो खासकर मुस्लिम महिलाएं वोट में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन ये देखिए इतनी सारी महिलाएं वोट डालकर आई हैं। आप सबने वोट डाला है ना? जरा दिखाइए, उंगलियाँ दिखाइए। ये देखिए कितना, ये नारी सशक्तिकरण का और मुस्लिमों में जागरूकता का एक उदाहरण है ये सारी महिलाएं। मैम, ये बताइए कि किन मुद्दों पर वोट दिया है, कौन सी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ लगता है आपको? कोई समस्या है? विकास के ऊपर, विकास के ऊपर, विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। विकास हो रहा है? जी हो रहा है। ये पूरा परिवार है आप लोग की मोहल्ले में? नहीं, पूरा परिवार है हमारा। सब लोगों ने वोट डाला है? सब लोग न, कुछ लोग बाकी हैं, आ रहे हैं। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, आप भी कुछ बताइए, बोलिए कि आखिर कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिस पर लोगों को वोट करना चाहिए? हमने तो अमन को दिया है जी, और हमारा ये परिवार है, ये सब लोग अमन को देने हैं जी जी। कितनी अच्छी बात कही मैडम ने, अमन के लिए, शांति के लिए, समाज में जो विद्रूपता है, जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए। और भी लोग हैं, ये बच्चियां हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, आपने वोट डाला है, किन मुद्दों पर वोट डाला है? क्या आपको लगता है कि एक वोट से जो राष्ट्र है उसका क्या विकास हो सकता है, उसमें कुछ चीज़ें बदल सकती हैं? जी, विकास के लिए जी, बस डाल दिया, मन को दिया। डेवलपमेंट के लिए वोट डाला है। आइए और आगे बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम न लिया जाए लगातार यहाँ पर। अब नाम लेने से राजेंद्र पहले से नहीं टोका जा सकता है कि किसी को नाम लेने से। आपको और भी बात कराते हैं, और भी महिलाएं हैं जो वोट डाल कर आई हैं। बेटा, आपने भी वोट डाला है? अच्छा, बहुत बधाई हो आपको आपके वोट की। क्या मुद्दे हैं आपके मन में? आपको क्या लगता है कि वोट देना क्यों ज़रूरी है? यही मतलब कि जैसे कि गरीबी है और एजुकेशन है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ों को देख के बहुत ज़रूरी है कि आप किस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हो, डिज़र्विंग होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है वोट देना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए विवेक, ये जो युवा वहाँ पे पहुँची हैं वोट देने के लिए, क्या आपने वोट दिया है? इसका असर बता दूं मैं दर्शकों को, ये जो मतदान कर रहे हैं लोग, इसका प्रतिशत में वोटों के असर दिखाई दे रहा है। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, प्राइस को देखते हुए और एजुकेशन को। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि इंडिया का, मतलब सिर्फ गोला का नहीं, पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, चेंज हो, डेवलप हो, काफ़ी आगे तक बढ़े जैसे और कंट्रीज़ में है। तो बेसिकली इसीलिए मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है और हर एक वोट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपना वोट ज़रूर दें।
वोट बहुत जरूरी है, बिल्कुल हर एक बिल्कुल वोट। और बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, इनके जो बिल्कुल। मुद्दे अब हैं विवेक, मैं बेटियों के, आपको भी वो और अपने शिक्षा है, दर्शकों को भी सबसे एक अपडेट दे दूं। मैं महत्वपूर्ण एक अपडेट मैं यहाँ स्टूडियो से देता हूँ। अब विवेक, आप बात कर रहे हैं युवा मतदाताओं से, वो उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत क्लियर हैं, वो बहुत क्लियर है अपने विचार में कि वो क्यों वहां पर वोट देने गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात ये भी है कि 23% से ज्यादा, 23.5% यानी 23.56% वोटर्स ने सुबह 11 बजे तक गोला उपचुनाव में मतदान कर दिया है। और ये बहुत अच्छी खबर, निश्चित रूप से ये उत्साह दिखा रहा है। ये उपचुनाव है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद भी सुबह 11 बजे तक 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है विवेक, और ये बहुत अच्छी खबर। विवेक, आप जो तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं और जो मतदाता वहां पर दिखाई दे रहे हैं वोट करते हुए, ये उससे भी जाहिर हो रहा था और अब ये आंकड़ों में भी साफ पता चल रहा है। 23.56% सुबह 11 बजे तक, यानी 4 घंटे मतदान के बाद एक अच्छा वोट फीसद माना जाएगा विवेक। आप सही कह रहे हैं राजेंद्र। सुबह जब 10 बजे का जो आया था आंकड़ा, वो 10% था, 10.9%। लेकिन अब जो आंकड़ा आया है 23% के ऊपर है, और ये आंकड़ा उत्साहित करने वाला है। और इन लोगों के लिए भी उत्साह की बात है कि बहुत तेज़ी से जिस तरह से लोग घर से निकल कर आए हैं। सुबह सुबह हमने देखा सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, और उसके बाद तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। और आप लोगों को बधाई हो, इस समय तक 23% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। ये सब आप लोग का उत्साह है जो आप लोग यहाँ पर लगे हैं लाइन में। किन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं? क्षेत्र का विकास और शांति, दोनों मुद्दे अहम हैं। बाकी तो प्रदेश में जैसी भी सरकार है अच्छा कार्य कर रही है हमारे हिसाब से। यही सब मुद्दे हैं, विकास होता रहे और शांति भी बनी रहे। लखीमपुर का कोई स्थानीय मुद्दा? स्थानीय चुनाव में हमेशा स्थानीय मुद्दे प्रभावी होते हैं। स्थानीय मुद्दा इधर शारदा नहर के बाढ़ कटान क्षेत्र है, और इस समय वर्तमान में जो बाघों की संख्या बढ़ी है उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दहशत है। इसको रोकना जरूरी है। और योगी जी ने जो आवारा पशुओं पर नियंत्रण किया है वो अच्छा है, लेकिन उसको और प्रभावी ढंग से होना चाहिए ताकि किसानों की फसलें बर्बाद ना हो और किसान सुख से और समृद्धि के साथ रह सके। युवा भी हैं हमारे साथ, देखिए लाइन में लगे हैं। क्या नाम है? अमन राजपूत। विकास होना चाहिए, नया चेहरा है। और लखीमपुर की स्थानीय कोई समस्या? नहीं, बाकी तो ताऊ जी ने बता ही दिया। आप क्या कहेंगे भाई? भाई साहब, यहाँ पे विकास होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ये पूरे जोन में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही किसानों के साथ जैसा बर्ताव है, गन्ना का पेमेंट है, और रोजगार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा है। यही सब मुद्दे हैं। देखिए राजेंद्र, रोजगार तो एक सर्वव्यापी बात सामने आती है। जब भी हम बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो रोजगार की बात ज़रूर करेगा, बेरोजगारी की बात ज़रूर करेगा। बेरोजगारी बहुत है, लेकिन लखीमपुर में अगर बात करते हैं तो किसानों का गन्ना भुगतान सबसे बड़ी समस्या है। मैंने अभी सुबह से लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ, सैकड़ों लोगों से बात कर डाली है। गन्ना किसान का भुगतान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो स्थानीय सबसे बड़ी समस्या है, जो वक्त वक्त पर सामने आती रहती है, वो है बाघों का हमला। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बाघों ने हमला करके 2 लोगों की जान ले ली है, और उसको लेकर इन लोगों के मन में एक आक्रोश भी है कि अभी तक इस समस्या से निजात क्यों नहीं मिली। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बाढ़ का। तराई क्षेत्र है, नीचे पड़ता है, शारदा नहर का पानी खेतों में भर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब की बार बारिश भी काफ़ी लंबे समय तक हुई, धान की फसल, जो फसल खड़ी थी वो सब लेट गई, बर्बाद हो गई फसल। इसका भी लोगों को दुख है कि अगर एक बांध बन जाता तो शायद उनको इस समस्या से निजात मिल जाता। हम और भी लोगों से बात करते हैं घूमते फिरते, क्योंकि तमाम लोग, देखिए वो सामने गेट है और वहाँ से आने का सिलसिला लगातार जारी है लोगों का। यानी जो आपने 23% से ज़्यादा वोटिंग की बात कही है, महिलाएं भी थी और युवा मतदाता भी थे, तो आपने उनसे बात करके उनके विचार हमारे दर्शकों के सामने जाहिर कर दिए हैं, और उनके मन में जो मुद्दे थे वो भी हमने देख समझ लिए हैं। फिलहाल के लिए विवेक, आपका बहुत धन्यवाद। आगे लगातार हम आपसे अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। और आपको बताएं कि भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने आज मतदान किया। उन्होंने कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी जी हमारे साथ हैं। अमन जी, बहुत स्वागत है पीपी गंगा में। आज आपने वोट कास्ट किया है, क्या तस्वीर दिख रही है?
तस्वीर बस एक ही है, हर जगह जहाँ जाइए बस कमल 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 ही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बहुमत से जीत रही है। अरविंद गिरी जी का नाम सदा ऊंचा रहेगा। ये गोला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है, उनके नाम को अमर रखना है, वो अमर रहेगा। अच्छा, आपके ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी भी है, पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना। क्या चुनौतियाँ हैं? जैसे मैंने अभी बोला था, चुनौतियाँ मेरे सामने जो हैं, पिताजी ने जो 25-30 साल के जो अपने संबंध जनता के बीच में बनाए थे, चुनौती भी मैं नहीं कहूँगा, सब लोग का साथ वो चुनौती अपने आप खत्म हो गई। बस उन संबंधों को जीवित रखना ही मेरा काम है, उससे बड़ी कोई चुनौती। पिताजी से क्या सबसे बड़ी बात सीखी? मैंने आपको बताया था, समय पर रहना। अच्छा, गोला में लखीमपुर में 2 इम्पोर्टेंट इशू हैं, गन्ना किसानों का और गोला गोकर्णनाथ मंदिर कॉरिडोर। दोनों पर क्या प्रतिक्रिया है? कॉरिडोर ये नगर का सपना था, पूरे गोला विधानसभा क्षेत्र का सपना था गोला बाबा का कॉरिडोर, और ये पिताजी का भी एक सपना था। वो हम आखिरी दिन पे ही अपना निरीक्षण पूरा करवा के गए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी पूरा इसको पारित करवाया है। हम लोग को आश्वासन दिया है और वो खुद ही इसका शिलान्यास करने आएंगे। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। कॉरिडोर बनेगा, गन्ना का भुगतान होगा। गन्ने के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि भुगतान हर कीमत पे होगा, नहीं होगा तो जेल अभी खाली, उनको भी भरा जाएगा। पिछले साल पिताजी ने भी बहुत इसके लिए प्रयासरत थे। पिछले साल ही क्या, वो हर साल प्रयासरत थे, गन्ना किसान बखूबी जानता है। वर्ग है या जो प्रभावित वर्ग है, उनके साथ में रहेंगे। और अखिलेश यादव चुनाव में इसलिए नहीं आए, उनका कहना है क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत रही है। कैमरा से होगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, गोला उपचुनाव से जुड़ी हुई। बूथ नंबर 316 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आ रही है। बूथ नंबर 316 ईवीएम मशीन खराब। तो चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, इस ईवीएम मशीन को फौरन दुरुस्त किया जाना चाहिए। देवकली प्राथमिक विद्यालय बूथ पर ये मशीन खराब हुई है। बहुत देर बाद ईवीएम बदलकर वहां पर मतदान की शुरुआत हुई है। 4 जगहों पर कुल ईवीएम खराब होने की खबर है। एक और अपडेट आपको दे दें, कुल 4 स्थानों पर ईवीएम खराब होने की खबर है और हर स्थान पर ईवीएम को बदल दिया गया है और फिर वहां पर मतदान की शुरुआत हो गई। 4 जगहों पर कुल ईवीएम मशीन खराब हुई है। 4 पोलिंग बूथ पर प्रत्येक स्थान पर ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है और फिर से अब वहां पर मतदान शुरू हो गया है। बहुत देर बाद ईवीएम बदली गई और फिर मतदान की शुरुआत हुई। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से है। अखिलेश यादव के निर्देश पर आज बदायूं जाएंगे समाजवादी पार्टी के नेता। धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा का 9 सदस्यों का डेलीगेशन बदायूं जाएगा। आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता के परिजनों से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। हत्या की जानकारी भी जुटाएंगे और शोक संवेदना भी जाहिर करेंगे। राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मां की हत्या हुई थी। तो ये 9 सदस्यों का समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जाएगा, परिजनों से मिलेगा, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेगा। बदायूं कांड पर सांत्वना संदेश अखिलेश यादव का लेकर पहुंचेंगे ये 9 लीडर समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन के जरिए। राकेश के पिता पर हत्या का आरोप लगा था। रविंद्र दीक्षित के पिता की हत्या का आरोप था। राकेश के पिता रामकृष्ण की हत्या हुई थी और रविंद्र दीक्षित पर हत्या का आरोप था। राकेश की भाई की पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रही है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है पूरी। राकेश गुप्ता के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिनका राजनीति से पुराना और लंबा नाता रहा। 2007 में ब्लॉक प्रमुख बने। आज सपा का 9 सदस्यों का डेलीगेशन जाएगा, राकेश गुप्ता के परिजनों से मिलेगा, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करेगा, इस हत्या के संबंध में जो जानकारियां हैं वो जुटाएगा। और आइए अब डेंगू की बात करते हैं और डेंगू की दहशत की बात करते हैं। कई जिलों में डेंगू की दहशत है। लखनऊ के साथ साथ कई जिलों में डेंगू का आतंक दिखाई दे रहा है। डेंगू के मरीजों से अस्पतालों की ओपीडी फुल हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 1 जनवरी से अब तक डेंगू के सिर्फ 7,135 मामले ही रिपोर्ट हुए हैं। जबकि प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसके नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
कोर्ट ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए कहीं कुछ जरूरी और एहतियाती कदम उठाते हुए नजर नहीं दिखाई दे रहे। हाईकोर्ट ने प्रयागराज के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त को तलब किया है। सभी अधिकारियों को 4 नवंबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में मौजूद रहकर अपनी रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। मामला इतना गंभीर हो गया कि प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया डेंगू के बढ़ते मामलों पर और जो इंतजामात हैं उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। जो अधिकारी हैं प्रयागराज के, डीएम हैं, सीएमओ हैं, इन सभी को अपनी रिपोर्ट लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत रहने के लिए कहा। संज्ञान लेते हुए डेंगू पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो किया है, आइए अब आपको बताते हैं। डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त को तलब कर लिया है। 4 नवंबर यानी कि कल सुबह 10 बजे तक कोर्ट में इन सभी अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। डेंगू के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर नाराजगी व्यक्त की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। लखनऊ और प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर दिखाई दे रहा है। इसके मरीजों से अस्पतालों की ओपीडी हाउसफुल है और 1 जनवरी से अब तक का 7,135 मामले रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए डेंगू का जो प्रकोप है उससे जुड़े हुए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह है डेंगू से बचाव के लिए और इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट लेते रहने की सलाह है। लखनऊ से अगर जो खबर है उसके बारे में आपको बताएं तो डेंगू के मामलों पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लगातार कमी हो रही है ऐसा उनका कहना है। बुखार के मामले ज़्यादा आ रहे हैं ये भी उन्होंने कहा है। सभी अस्पतालों को ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं, ये बयान भी दिया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हर स्थिति में मरीजों को भर्ती करें, ये अस्पतालों को उनका निर्देश है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, कहना है स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। डेंगू के मामले में लगातार कमी हो रही है। बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि हर स्थिति में मरीज को भर्ती करें, सभी दवाइयां निःशुल्क प्रदान करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अपोजिशन के पास कोई काम नहीं है, वो खलिहड़ आदमी है, केवल बैठ के सोशल मीडिया पर रायता फैलाते। तो देखा आपने, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि अब डेंगू के मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती करें आप मरीजों को और हम सारी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री। हमने अस्पतालों का उन्हें औचक निरीक्षण करते देखा है। गंभीर दिखाई दे रहे हैं डेंगू के बढ़ते मामलों पर, लेकिन उप मुख्यमंत्री का कहना है कि मामले कम हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।